नमस्कार, मैं अजय कुमार। रमुआ और राम का फ़र्क अगर आप जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माहौल में कौन राज करेगा और कौन गुलाम बनेगा। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझने के सफ़र पर चलते हैं। कई किसानों के परिवारों ने जमकर पढ़ाई की और नौकरी हासिल की और गांव छोड़कर बाहर काम करने चले गए, या फिर जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्होंने शहरों में मजदूरी का रास्ता चुना ताकि हर दिन का खर्चा आसानी से निकल जाए। वजह यह थी कि भारत के तकरीबन 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। इतनी कम जमीन के सहारे पूरी जिंदगी खेती किसान करके गुजारा कर पाना नामुमकिन है। ऐसे ही कृषि क्षेत्र की तमाम स्ट्रक्चरल कमियों की वजह से साल 1991 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने किसानी का पेशा छोड़ दिया है। इसी तरह के बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को या तो बटाई पर देकर खेती करवाते हैं या किराए पर देकर खेती करवाते हैं। यानी जमीन के मालिक वही रहते हैं लेकिन जमीन का इस्तेमाल कोई दूसरा करता है। इस्तेमाल करने के बदले में वह या तो फसल का आधा हिस्सा मालिक को दे देता है या जमीन का किराया दे देता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत लंबे समय से भारत के खेती किसानी से जुड़े लोग ऐसा रवैया अपना रहे हैं जो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जिसमें जमीन के मालिक के साथ एक दूसरा पक्षकार भी मौजूद रहता है। जमीन के मालिक को फसल की उपज और बिक्री की चिंता नहीं करनी होती है, उसे एक तयशुदा कीमत अदा कर दी जाती है। यह पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तरह तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रथाओं की वजह से एक ऐसे सिस्टम के बारे में विचार की पैदाइश होती है जिसमें 2 पक्षकार हों। किसान को एक तयशुदा कीमत मिलना निश्चित हो, किसान को केवल उपज की चिंता करनी हो, बाकी बेचने संबंधी चिंताएं दूसरे पक्षकार की हो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के बीच एक तरह का आपसी समझौता, जिसमें वह तमाम शर्तें लिखी होती हैं जिसके आधार पर वह अपना व्यापार करते हैं। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण वह शर्तें होती हैं जिनके बेसिस पर व्यापार किया जाता है। अगर किसानों के फसल के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट को समझा जाए तो इसमें कुछ ऐसे शर्तें लिखी मिल सकती हैं, जैसे कि फसल की कीमत क्या होगी, अगर कीमत बदलती है तो उसका आधार क्या होगा, फसल की क्वालिटी के आधार पर कीमत में बदलाव कैसे तय होगा, कीमत निर्धारित करने का पैमाना क्या होगा, किसान और ट्रेडर के बीच व्यापार कितनी अवधि के लिए होगा, अगर भविष्य में कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। ऐसी तमाम वैलिड शर्तें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकती हैं जिन पर पक्षकारों की आपसी सहमति हो। अब आप सोचेंगे कि यह तो कोई नई बात नहीं है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह बिल्कुल नई बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर व्यापार पहले से होता आ रहा है। इसे रेगुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862 भी पहले से मौजूद है। कृषि में जो ठेके पर खेती होती है वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही रूप है। अगर यह सब पहले से ही है तो यह कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए आया हुआ नया कानून द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज एक्ट क्या है। इस कानून के जरिए कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध आधारित खेती को वैलिडिटी प्रदान की गई है ताकि बड़े व्यवसायी और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खेती बाड़ी के विशाल भूभाग पर ठेका आधारित खेती कर सकें। पहले केंद्र सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खेती को वैधानिकता की हैसियत नहीं मिली हुई थी, भले ही कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट खेती की परमिशन दे दी है और इस नए कानून के जरिए वह ढांचा भी पेश किया गया है जिसके अंतर्गत भारत में कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। अब इस कानून को थोड़ा सरल तरीके से समझ लेते हैं। एक पक्षकार के तौर पर किसान मौजूद होंगे तो दूसरे पक्षकार के तौर पर कृषि उत्पाद के व्यापारी जैसे कि अनाज के खरीदार, होलसेलर, फूड प्रोसेसर्स, कंपनियां मौजूद होंगी। यह दोनों पार्टी फसल लगाने से पहले एक दूसरे से आपसी समझौता करेंगे। इस आपसी समझौते में कीमत से लेकर वह तमाम कंडीशन लिखी होंगी जिसके बेसिस पर दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। अगर इसमें भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो इसी कानून के मुताबिक किसानों और व्यापारियों की
हितों की रक्षा की जाएगी। मतलब यह है कि अगर किसानों और व्यापारियों के बीच कोई झगड़ा होता है तो इस झगड़े का निपटारा इसी कानून के मुताबिक होगा। किसान और व्यापारी के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट कम से कम एक फसल सीजन का होगा और अधिक से अधिक 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी एग्रीमेंट की अवधि 5 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। भविष्य में अगर कोई झगड़ा होता है तो इसका निपटारा पहले दोनों पक्षकारों की तरफ से बनाया गया कंसिलिएशन बोर्ड करेगा। अगर 30 दिनों में कोई फैसला नहीं आता है तो मामला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अगर यहाँ से भी कोई फैसला नहीं आता है तो मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। इनकी शक्तियाँ सिविल कोर्ट के बराबर होंगी। अब जब यह बात समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए किस तरह का कानून और ढांचा पेश किया है, तो अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किस तरह की चिंताएं पेश की जा रही हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कानून इसलिए पेश किया ताकि एपीएमसी मंडियों का मोनोपोली खत्म हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती में सबसे बड़ी अड़चन के तौर पर एपीएमसी मंडी आ रही थी। एपीएमसी एक्ट के तहत यह नियम था कि कृषि उत्पाद को खरीदने वाला व्यापारी का रजिस्ट्रेशन एपीएमसी मंडियों के तहत होना चाहिए और जिनका रजिस्ट्रेशन एपीएमसी एक्ट के तहत होगा उन्हें सरकार द्वारा ऐलान किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देना होगा। यानी एक प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रोड़ा की तरह था। अगर किसी को किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा हो तो इस कानून के तहत उसे सबसे पहले खुद को एपीएमसी एक्ट के तहत कृषि उत्पाद खरीदार का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत भी देनी पड़ेगी। और यह दोनों प्रावधान ऐसे हैं जिसे अपनाना किसी व्यापारी के लिए बहुत आसान काम नहीं है। एक राज्य कृषि उत्पादों के लिए जितनी कीमत दे सकता है उतना एक प्राइवेट व्यापारी नहीं दे सकता है। इसलिए खेती किसानी के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट खेती की तरफ बढ़ने के लिए कानून लाया गया कि एपीएमसी मंडियों का जो रोड़ा है वह खत्म हो। यही कॉन्ट्रैक्ट खेती की सबसे बड़ी क्रिटिक्स है कि इसमें किसानों को अपनी उपज के लिए सरकार द्वारा तय मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होंगी, उसी तरह किसानों को कीमत अदा की जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रोफेसर सुखपाल सिंह का न्यूज़ क्लिक यूट्यूब चैनल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक लेक्चर मौजूद है। प्रोफेसर सुखपाल सिंह कहते हैं कि जैसा कि हर मामले में होता है कि प्रथाएं बहुत लंबे समय से मौजूद होती हैं या लोक प्रचलन में पहले से काम होता रहता है, लेकिन नियम और कानून बाद में आता है। ठीक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 2003 में भी कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपनाई जाने लगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थकों का कहना है कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम मिल जाएगा और उपभोक्ता को उत्पाद भी सस्ते में मिल जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसान सभी तरह के झंझट से आज़ाद होकर केवल कृषि उपज पर ध्यान दें और बाकी सारे झंझट कॉन्ट्रैक्टर पर छोड़ दें। प्रोफेसर सुखपाल कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यही फायदा नहीं हुआ है। खेती किसानी के मामले में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह जमीन और जलवायु से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जैसे जैसे जमीन और जलवायु बदलती है वैसे वैसे खेती किसानी की परिस्थितियां बदलती हैं। जो परिस्थितियां कुशीनगर की होंगी वो केरल की नहीं होंगी, इसलिए अनुबंध की शर्तें बदलती हैं। अनुबंध का एक खाका पूरे हिंदुस्तान पर लागू नहीं होता है। यही वजह है कि अगर कोई यह सोचकर कॉन्ट्रैक्ट खेती की वाहवाही करे कि इससे किसानों को वाजिब दाम मिल जाएगा और कंज्यूमर तक सस्ते में माल पहुंच जाएगा, तो वह गलत निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना रखता है। यह बात ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसकी वजह से किसान की आय में बढ़ोतरी होती है? क्या किसानों की जीवन दशा सुधरती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे किसानों को पूरी तरह से छोड़ देता है। इसके अंतर्गत देश के
केवल 15% जो ऊपर के किसान होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट पाने में खुद को सक्षम पाते हैं। एक बार मार्फेड नामक कंपनी पंजाब के किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एडवर्टीजमेंट पेश किया और शर्त यह रखी कि जिसके पास 3 एकड़ से अधिक जमीन है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात करे। हम उनके साथ धान की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। ठीक ऐसे ही शर्त पेप्सी जैसी कंपनी ने भी लगाई कि जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है और जो पूरी तरह से इरिगेशन की सुविधाओं से लैस है वही किसान उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए संपर्क करें। अब शर्त की डिजाइन ही ऐसी है कि इसमें भारत के तकरीबन 86% किसान पहले ही बाहर हो जाते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार छोटे किसानों का क्या होता है जिनके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है। उनकी जमीन लीज पर ले ली जाती है। लीज यानी पट्टा, पट्टा यानी जमीन पर फसल बोने और काटने का काम करने वाला व्यक्ति जमीन के मालिक को किराया देगा और किराए के बदले पर जमीन पर नियंत्रण रखेगा। पंजाब में 32% छोटे किसानों के पास केवल 8% जमीन बची है, बाकी सारी 92% जमीनें लीज पर दे दी गई हैं। कॉन्ट्रैक्टर कभी छोटी जुतों पे काम नहीं करते हैं। उनका तर्क होता है कि छोटी जुतों में काम करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और मुनाफा कम होता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे स्केल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। मामूली तरह से आप ये समझिए कि एक होटल में एक रोटी 5 रुपए की बिकती है। अगर रोटी अधिक बिकेगी तो रोटी की लागत कम आएगी और अगर रोटी कम बिकेगी तो रोटी की लागत बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से छोटी आकार वाली जमीनों के साथ भी होता है। इसलिए व्यापारी बड़े भूभाग पर खेती करना पसंद करता है। जैसा कि हमारे आम जीवन में होता है कि कमजोर और मजबूत आदमी के बीच में संबंध बराबरी का नहीं होता, हमेशा मजबूत के पक्ष में झुका होता है। ठीक इसी तरह से किसान कमजोर की हैसियत में होता है और दूसरा पक्ष यानी कि व्यापारिक कंपनियों का पक्ष मजबूती के हैसियत में होता है। इसीलिए अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट में यह पाया गया है कि जो कंडीशन व्यापारी के पक्ष में झुके होते हैं, एक तरफा होते हैं, किसान का जमकर शोषण भी होता है। बहुत सारी परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, अगर केवल कानून पर ही बात किया जाए तो जरा सोच कर देखिए कि भारत में कितने किसानों की पहुंच एसडीएम या डीएम के पास होती है। कितने किसान अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए एसडीएम या डीएम तक पहुंच बना सकने में सफल होते हैं। इस लिहाज से अगर किसान और किसी कंपनी के बीच कोई झगड़ा हो तो इसका फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं। उन कमजोर किसानों के लिए जिनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ खेती किसानी से नहीं हो पाता है, वह जब बड़ी व्यापारिक कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या होंगी, वह शर्तें किसके पक्ष में झुकी होंगी, इसका जवाब शायद हम सबको पता है। खेती किसानी से जुड़े कार्यकर्ता योगेंद्र यादव द प्रिंट में लिखते हैं कि अनुबंध आधारित खेती को वैधानिकता प्रदान करना कॉरपोरेट जगत के लिए मददगार साबित होगा। कॉरपोरेट जगत कृषि क्षेत्र में अपनी पैठ बना सकेगा और संभव है कि इससे कृषि उत्पादकता बढ़े, लेकिन क्या इससे किसानों का फायदा होगा? ध्यान रहे कि ठेका या बटाई सरी की प्रथा के जरिए भी लाखों किसान इनफॉर्मल तौर पर अनुबंध आधारित खेती में लगे हुए हैं। जो ये कानून लाया गया है ऐसे किसानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जमीन के मालिकाने हक के बिना कोई छेड़छाड़ किए इन बटाईदार किसानों को एक ना एक रूप में पंजीकरण किया जाता तो यह बहुप्रतीक्षित भूमि सुधारों की दिशा में उठाया गया एक शानदार कदम साबित होता। लेकिन जो यह कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती से, अभी की स्थिति में जो अनौपचारिक अनुबंध आधारित खेती का चलन है उसकी राह में यह बाधक बनेगा। जमीन के मालिकाने का हक लेकर अपनी जमीन से कोसों दूर बैठे जो भूमि के मालिक होंगे सोचेंगे कि स्थानीय बटाईदारों के साथ रोज के झंझट में पड़ने से बेहतर है कि कंपनियों के साथ खेतीबाड़ी का रिटन एग्रीमेंट कर लिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है इस कानून में जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि नाम मात्र के मोलभाव की ताकत वाले छोटे किसान अनुबंध के लिए सहमति जताते हैं तो वह उनके लिए न्यायोचित साबित होगा। बेशक नए विधान में विवादों के समाधान के लिए विस्तृत तौर तरीकों का उल्लेख है, लेकिन सोचने की बात ये बनती है कि जब किसानों का पाला बड़ी कंपनियों से पड़ेगा
तो विवादों या झगड़ों का समाधान के इन तौर तरीकों तक उनकी पहुंच कैसे बनेगी। कहने का मतलब यही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना समझ में आए तो एक बार वो संबंध देख लीजिए जो राम और रमुआ के बीच में बनता है। शुक्रिया।